चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कोस्ट अकाउंटिंग की रिवीजन करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमारा जो कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है एक्चुअली में है क्या। ठीक है, कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, उसमें देखिए कुल मिला के इतना तो आपको पता ही है, हमारे 3 चैप्टर होते हैं, सब चैप्टर आप बोल सकते हो। पहला है नॉन इंटीग्रेटेड, दूसरा है इंटीग्रेटेड, तीसरा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे पास कुल मिला के 2 तरीके की बुक्स होती हैं। 2 तरीके की बुक्स या फिर सिस्टम आप कह सकते हो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे हम अभी तक फाउंडेशन तक अगर हम बात करें हम लोगों ने, या फिर अकाउंट्स तक बात करें, अकाउंट्स तक जितनी हमें नॉलेज है उसके हिसाब से हमें अगर हम बात करें कि हमें फाइनेंशियल बुक्स सुन रखी हैं हम लोगों ने, फाइनेंशियल बुक्स होती हैं। ठीक है, अब आपको सुनने को मिलेगा कोस्ट सब्जेक्ट जो आपने शुरू किया तो आपको पता लगा कोस्ट बुक्स भी होती हैं, है ना। अब यहाँ पर टोटली आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से टोटल ओवरऑल काम जो है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल का, कोस्ट और फाइनेंशियल का वर्क करता है। ठीक है, हमारी 2 तरीके की सिस्टम है, पहला है नॉन इंटीग्रेटेड, दूसरा है इंटीग्रेटेड। अब देखिए जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है उसमें 2 तरीके की बुक्स बनती हैं। नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ है कि दोनों फाइनेंशियल वाले अलग बुक्स बनाएंगे, फाइनेंशियल वाले अलग बुक्स बनाएंगे, कोस्ट वाले अलग बुक्स बनाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल वाले अलग बुक्स बनाएंगे, जैसे आप लोग करते आए हो जो फाइनेंशियल बुक्स बनाते थे हम लोग, है ना, ट्रेडिंग, P&L, फाइनल अकाउंट वगैरह जो ये सब था। ठीक है, ये फाइनेंशियल बुक्स होती हैं। उसके बाद कोस्ट बुक्स अलग से बनती हैं, कोस्ट बुक्स अलग से बनती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए हैं जितना भी हम लोगों ने किया। ठीक है, कोस्ट बुक्स अलग मतलब एक सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे कोस्ट और फाइनेंशियल के। ठीक है जी, इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम separate set of books are maintained for recording the transactions related to cost and financial books। जैसे मैंने आपको बोला कोस्ट के लिए कोस्ट बुक्स बनाई जाएंगी, फाइनेंशियल के लिए फाइनेंशियल बुक्स, मतलब फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस के लिए जो फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांसैक्शंस होती हैं उसके लिए हम फाइनेंशियल बुक्स बनाते हैं, और कोस्ट रिलेटेड ट्रांसैक्शंस के लिए अलग से कोस्ट बुक्स बनाई जाएंगी। ठीक है, और दूसरा सिस्टम हमारा होता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है, ये देखा जाए तो इन दोनों का मिक्सचर है। यहां पर सिंगल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इन इंटीग्रेटेड सिस्टम ओनली वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर वन सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांसैक्शन रिलेटिंग टू कोस्ट एज वेल एज फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है जी, कोस्ट और फाइनेंशियल बुक्स दोनों के लिए सिर्फ एक बुक्स बनाई जाएंगी। ठीक है, कंबाइंड बुक्स बनाई जाएंगी, जिससे क्या होगा आपका बहुत सारे फायदे भी होंगे। ठीक है, इसकी हम फायदे की बात करेंगे आगे जाके कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, और कुल मिला के आपको इतना पता लग गया कि हमारे जो कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो 2 हो सकते हैं। ठीक है, 2 कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है इंटीग्रेटेड, एक हो सकता है नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में सिर्फ वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, और नॉन इंटीग्रेटेड में 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन किए जाते हैं, कोस्ट के अलग, फाइनेंशियल के अलग। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया कि चैप्टर जिसमें इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है वो वर्क किस तरीके से करता है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। अब सबसे पहले मैं एक चीज आपसे अज्यूम करके चलूंगा कि ये चीज आपको ऑलरेडी आती है, वो क्या, कोस्ट शीट। ठीक है, उम्मीद करके चलता हूं कि कोस्ट शीट आपको ऑलरेडी आती ही होगी, इसलिए मैं कोस्ट शीट के बारे में नहीं याद दिलवाता। ठीक है, अगर फिर भी कहते हो तो फटाफट हम लोग अगर गो थ्रू करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद है क्या होगा, सबसे पहले हम लोग किस चीज पे चलते थे, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड करके क्या बनता था, प्राइम कोस्ट। ठीक है, प्राइम कोस्ट में हम ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसको ऐड करने के बाद हमारा क्या बनता था। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जितनी नीड होगी उसके हिसाब से। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करते थे, उसको आता है ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती थी। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो हम ऐड करते थे, प्लस उसके साथ कुछ चीज़ें और होती थी, वो आ जाता था हमारा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करते थे, वो आता था COGS। COGS के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस एडमिन रिलेटेड टू अदर, वो ऐड करते थे तो वो आ जाता था कॉस्ट ऑफ सेल। इस तरीके से हमारी समरी थी कॉस्ट शीट की, ठीक है। अब देखिए वही उसी फ्लो में ही ये फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है यहां पर, अब मैं आपको नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का पहले एक हिंट बता देता हूं कि यहां पर अलग चीज क्या है। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि हम लोग यहां पर फाइनेंशियल में किसी भी नाम के, कोई भी नाम है, मान लीजिए डेटर है तो डेटर्स अकाउंट लिख देते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, है ना। मटीरियल है तो मटीरियल अकाउंट, परचेज है तो परचेज अकाउंट, है ना। इस तरीके से नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में यहां पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हर नाम के आगे कंट्रोल अकाउंट का नाम दिया जाता है, हर अकाउंट्स के लास्ट में कंट्रोल अकाउंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का पार्ट है, ठीक है जी। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का पार्ट है ये। जैसे कि मान लीजिए मटेरियल है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, है ना। इस तरीके से नाम हो सकता है, राइट। वेजेस है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड है या प्रोडक्शन ओवरहेड है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। चीज वही है, सिर्फ नाम कंट्रोल लगा हुआ है साथ में, ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2, अब यहां पर देखिए फ्लो किस तरीके से होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया प्राइम कॉस्ट, जब हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 3 चीजें आती हैं। यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लो। सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल, लेफ्ट साइड पे वेजेस कंट्रोल, तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन ओवरहेड। तीनों का जो फ्लो है किसमें जाके मर्ज हो रहा है, इसमें जाके मर्ज हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, ठीक है जी। अब आप इसको क्या एक्चुअली में बोलते क्या थे, याद होगा आपको, ठीक है ना। पहले दोनों को ऐड करने के बाद, मटेरियल वेजेस को ऐड करने के बाद जो आती थी वैल्यू प्राइम कॉस्ट बोलते थे। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती थी उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। अब फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ पे चलेगी, वर्क इन प्रोग्रेस में। अब वर्क इन प्रोग्रेस में चली गई। अब वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आएगा साथ में, ठीक है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगी तो वो क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हो। उसके बाद एडमिन ओवरहेड कंट्रोल ऐड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चलेगी इधर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। तो मतलब क्या है, फ्लो चार्ट का फ्लो बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट है, ठीक है जी। एज पर जो हमने कॉस्ट शीट पढ़ रखी है उससे कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट सिर्फ इतना है कि वहां पर पहले प्राइम कॉस्ट आती थी फिर फैक्ट्री कॉस्ट आती थी। यहां पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तीनों का जो बैलेंस था वो कहां पे जाएगा, WIP में जाएगा, याद रखिएगा, है ना। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब इसका मतलब है इसका बैलेंस जाएगा, मतलब जो एब्जॉर्ब्ड होंगे, मटेरियल एब्जॉर्ब्ड नहीं होता, मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ना। जो मटेरियल कंज्यूम होगा, मटेरियल प्रोडक्शन के लिए लगेगा, वो कहां पे जाएगा, WIP अकाउंट में। कंट्रोल अपने आप लगा लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल समझ लीजिएगा, मैं जब बोल रहा हूं तो कंट्रोल साथ में यहां पर नॉन इंटीग्रेटेड में ऑलरेडी है ही है, ठीक। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम या मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो कहां पे चला जाएगा, WIP में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका बहुत बड़ी अहमियत है, जब आप आगे एंट्रीज, लेजर्स करोगे तो यही चीजें, यही कॉन्सेप्ट ही काम आने वाला है, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट आप समझ के चलिए, ये एक्चुअली में पूरा चैप्टर है अपने आप में। इसका अपने इस फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आपने फ्लो समझ लिया तो समझ लीजिए चैप्टर आपके जेब में आ गया, ठीक है ना। और इस चैप्टर में 10 नंबर तो मतलब इस तरीके से है कि बिल्कुल आपके जेब में बहुत आराम से, बहुत आसानी से आ जाएंगे, कोई खास टेक्निकलिटी लेवल नहीं होता, ठीक है ना। तो क्योंकि मोस्टली
ये चीज़ें अपना कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है बच्चों को, जो मैं आपको बहुत एक्चुअली में इस चार्ट के थ्रू ही आधे से ज़्यादा चैप्टर आपका, मैक्सिमम चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मटेरियल कंज्यूम कहाँ पे चला जाएगा, मटेरियल रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला कहाँ पे चला जाएगा, WIP में। वेजेस ओवरहेड इनकर्ड कहाँ पे चले जाएंगे, जो एब्जॉर्ब होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, वेजेस वो चले जाएंगे, डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे चले जाएंगे, वो चले जाएंगे WIP में। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब जो होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, WIP में चले जाएंगे। ठीक है जी। अब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल पे बात आएगी सारी। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल पे मतलब ये क्या आ गया हमारा, देखा जाए तो ये काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया ग्रॉस। अब इसमें ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग माइनस, इसमें ही अकाउंट जब बनेगा तो ओपनिंग क्लोजिंग एड लेस करके एडजस्टमेंट वो आ जाएगी, नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड का आप देख रहे होगे फ्लो कहाँ पे जा रहा है, फिनिश गुड्स कंट्रोल में। इसका मतलब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम क्या करेंगे, एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे। ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आता है, आपको पता है वो क्या होता है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक चीज ऐड करते हैं, वो क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद जो हमारा आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है जी। ये ओवरऑल फुल फ्लो हमारा किस चीज का था, पूरे के पूरे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का चार्ट। मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल आप कह सकते हो कहाँ पे जाएगा, WIP में। वेजेस कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट वाला, WIP में। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कहाँ पे जाएंगे, WIP में। ठीक है जी। ये क्या आ गया अब अपना, ये सारे WIP में फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट का जो बैलेंस है वो कहाँ पे जाएगा, फिनिश गुड्स में जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट का जो बैलेंस होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप बोल सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट की जगह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ पे जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे जाएगी, फिनिश गुड्स में। ठीक है, फिनिश गुड्स में। अब फिनिश गुड्स में क्या निकल के आएगा, COGS निकल के आएगा। फिनिश गुड्स में COGS निकल के आएगा। COGS कहाँ पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में जाएगा। COGS कहाँ पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में जाएगा। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल का जो बैलेंस आएगा एक्चुअली में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल का जो बैलेंस आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल, वो कहाँ पे जाएगी, कॉस्टिंग P&L में चली जाएगी। ठीक है जी। एक बारी माइंड मैपिंग एक बारी क्वेश्चन की पूरे टॉपिक की, चैप्टर की कर लीजिए, फिर समझो जनरल एंट्री तो चुटकियों में बाकी कॉन्सेप्ट जो है आपका हो जाएगा। ठीक है। ये आपका फ्लो ऑफ चार्ट आपको समझ लग गया। ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन, टॉपिक वाइज टॉपिक, इन सभी की देखिए, हर जितने भी हमने हेडिंग्स पढ़ी, मटेरियल कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, WIP कंट्रोल, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल, इन सब की रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हम लोगों को करनी है। ठीक है जी। कहने को एक्चुअली में चैप्टर लेंथी है, काफ़ी लेंथी है, बट बहुत आसान है। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से, आराम से, अच्छे से सुनते जाइएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है। अगर आपको ये पिछले 5-7 मिनट का जो चार्ट हमने डिस्कस किया, ये चार्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, फ्लो ऑफ चार्ट समझ आ गया है, तो समझो चैप्टर भी आपकी जेब में आ ही गया है। ठीक है जी। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको रॉ मटेरियल हेडिंग के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा, और समझते जाइएगा अच्छे तरीके से। ठीक है। अब जैसे आपने फ्लो ऑफ चार्ट समझा, उसके साथ साथ एक चीज और समझने वाली है। यहां पर देखिए पूरा अकाउंटिंग सिस्टम तो फॉलो होता है यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड में, पर प्रॉपर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो नहीं होता। वो कैसे, प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता। अब वो डबल एंट्री सिस्टम ना फॉलो होने की वजह से एक अकाउंट हम बनाते हैं जिसका नाम होता है पोस्ट लेजर एडजस्टमेंट बोल देते हो आप, या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट। पोस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंटिंग, पोस्ट लेजर अकाउंटिंग बोल सकते हो, या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट, GLA। ठीक है। आप मेरी तरफ से अब मान के चलिएगा GLA मैं बोलूंगा। ठीक है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और आपके स्टडी मैट में कुछ भी लिखा है GLA या कोस्ट लेजर अकाउंटिंग, एक ही बात है ना, नाम दोनों है, दो है, कौन चीज तो एक ही है ना, इसलिए कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है।
तो एक काइंड ऑफ खू खाता अकाउंट होता है, पंजाबी में बोलते हैं खू खाता अकाउंट, ठीक है, जो एक्चुअली में सभी इम्बैलेंस अकाउंट को बैलेंस करेगा, ठीक है, जो सभी इम्बैलेंस अकाउंट को बैलेंस करेगा। जैसे कि अब मान लीजिए पहली एंट्री है हमारी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की, ठीक है, पहली एंट्री है हमारी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको फाइनेंशियल जो जर्नल फाइनेंशियल बुक्स आप लोग करके आए हो उसके रेफरेंस में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करते थे तो वहां पर क्या एंट्री होती थी, परचेज टू कैश या परचेज टू क्रेडिटर, यही होता था ना, परचेज टू कैश। यहाँ पर परचेज की जगह पे क्या खरीदा है आपने, एक्चुअली में खरीदा तो रॉ मटेरियल ही है ना, तो रॉ मटेरियल तो डेबिट होएगा ही होएगा। टू कैश की जगह पे क्या हो जाएगा, जीएलए, टू कैश की जगह पे क्या हो जाएगा, जीएलए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। मतलब क्या है यार, जहां जहां पे फाइनेंशियल टर्म्स आ रही हैं, जहां जहां पर फाइनेंशियल टर्म्स आ रही हैं वहां पर जीएलए आ जाएगा, दैट्स इट, इतनी सी बात है। जहां जहां पे फाइनेंशियल टर्म्स आ रही हैं वहां वहां पे जीएलए आ जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है जी। अब देखिए, अब फुल फ्लेज एंट्री, एक्यूरेट एंट्री, परफेक्ट एंट्री जो लिखनी है, जो करनी है, जो समझनी है, वो बोलता हूँ। सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज की क्या एंट्री होगी, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू जीएलए, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है जी। रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ये परचेज की हो गई। अब इसकी रिवर्स कर दीजिए, रिटर्न टू सप्लायर, रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर की क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएगी। परचेज की क्या थी, रॉ मटेरियल टू जीएलए, ठीक है ना, कंट्रोल लेजर अकाउंट तो अपने आप ही समझ जाइएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर टू जीएलए। अब रिटर्न की क्या हो जाएगी, जीएलए टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर, ठीक है जी, क्लियर है जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड एंट्री नंबर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल इशू। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब जैसे ये लड़का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लड़का स्टोर कीपर है, सपोज कीजिए, ठीक है जी, स्टोर कीपर है, ये क्या कर रहा है, मटेरियल उसको आया, अब वो मटेरियल इशू कर रहा है, मटेरियल बांट रहा है, मटेरियल बांट रहा है, किस किस को बांट रहा है, प्रोडक्शन के लिए बांट रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड वालों को रिपेयर वगैरह के लिए बांट रहा है, ठीक है, हो सकता है एडमिन वालों को भी वो मटेरियल कई बार चाहिए होता है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो इस्तेमाल हो सकता है एडमिन के लिए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो ये लड़का क्या कर रहा है, बांट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो फिर ये, अब ये बांटने की, अलग अलग डिपार्टमेंट को जब ये मटेरियल बांटेगा उसके लिए अलग अलग एंट्री हो जाएगी, है ना। जब ये बांटेगा प्रोडक्शन के लिए, मतलब बांटने का मतलब यहाँ पे इशू करना है ना, जब ये मटेरियल इशू करेगा किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो फिर क्या एंट्री होगी, तो फिर एंट्री हमारी होगी WIP कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल। क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या है, ये बंदा बांट रहा है, मतलब मटेरियल जा रहा है, जब जा रहा है तो क्या होगा, मटेरियल क्रेडिट ही होगा ना, मटेरियल जा रहा है तो रॉ मटेरियल क्रेडिट ही होगा। तो डेबिट कहां, डेबिट क्या होगा, जिस अकाउंट में जा रहा है, जिस अकाउंट में जा रहा है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब कौन से अकाउंट में जा रहा है, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया कि भाई रॉ मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, इन तीनों का बैलेंस कहां पे जाके मिल जाएगा, ये तीनों कहां पे जाएंगी, WIP में। तो इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन के लिए इशू किया जा रहा है, प्रोडक्शन के लिए मतलब WIP। तो डेबिट क्या हो जाएगा, WIP, क्रेडिट क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल जो जा रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई, फुल फ्लेज WIP कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल, ठीक है जी, करेक्ट। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि मटेरियल जो है वो रिपेयर वगैरह के लिए फैक्ट्री में भी जा सकता है, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे भी वो मटेरियल इशू किया जा सकता है स्टोर लेजर द्वारा, ठीक है जी। अब आपको पता है जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो तो क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहाँ पे एक चीज तो है, मटेरियल जा रहा है, एक चीज तो पक्की है, मटेरियल जा रहा है, मटेरियल जा रहा है मतलब रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर क्रेडिट होने वाला है, ठीक है।
तो रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर क्रेडिट हो गया। डेबिट क्या हो गया, अब जब इनडायरेक्ट मटेरियल हम इशू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो डेबिट क्या होने वाला है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, तो ये आपकी आ गई नंबर 4 एंट्री इनडायरेक्ट मटेरियल इशू की, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू की। ठीक है जी, अब इसके अलावा मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट को, इसके अलावा मान लीजिए अब किसी भी डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया है, मान लीजिए एडमिन वालों को किया है या सेलिंग वालों को किया है या डिस्ट्रीब्यूशन वालों को किया है, तो क्या हो जाएगा, मटेरियल तो जा ही रहा है, मटेरियल तो जा ही रहा है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। और डेबिट क्या हो जाएगा, अगर एडमिन वालों को किया है तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल लेजर, सेलिंग वालों को किया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, सिंपल है बिल्कुल, तो क्लियर है। ठीक है, एडमिन वालों को किया है तो एडमिन ओवरहेड डेबिट हो जाएगा, और सेलिंग वालों को किया है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। सिंपल जी, इशू की सभी एंट्री हो गई। इशू आपको पता लग गया, एक तो प्रोडक्शन के लिए इशू हो सकता है, एक फैक्ट्री में रिपेयर वगैरह के लिए हो सकता है इंडायरेक्ट मटेरियल, तीसरा एडमिन के लिए, चौथा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इन चारों केसेस में रॉ मटेरियल तो क्रेडिट होने ही वाला है, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर क्रेडिट ही होगा। डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो WIP डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल है या रिपेयर वगैरह के लिए तो फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, एडमिन के लिए तो एडमिन डेबिट, सेलिंग के लिए तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट। दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद अगर मटेरियल जो है वो शॉप से स्टोर की तरफ रिटर्न किया गया है, ठीक है, मटेरियल शॉप से रिटर्न स्टोर की तरफ रिटर्न किया गया है। अब देखिए स्टोर में तो मटेरियल आया है, ठीक है, तो स्टोर में वापस मटेरियल आ गया, कहां से, प्रोडक्शन से, तो मटेरियल आ गया मतलब रॉ मटेरियल डेबिट, और कहां से गया है, फैक्ट्री से गया है मतलब शॉप से गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, WIP क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा और WIP क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट दो जर्नल एंट्रीज के ऊपर जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, एक्चुअली में हम लोगों को अभी तक इतना पता है कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो क्या करता है, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल क्या करता है, जो बैड यूनिट्स होते हैं, बैड यूनिट्स हैं, उसका जो बोझ है, उसका जो भार है वो गुड यूनिट के ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, और अकाउंटिंग में हम लोग मानते हैं कि जो नॉर्मल लॉस है वो हम अकाउंटेड वो नहीं करते है ना, क्योंकि वो क्वांटिटी में लॉस हुआ है, देखा जाए तो वैल्यू में थोड़ी ना लॉस हुआ है, क्योंकि हमने मान लीजिए 100 यूनिट खरीदे, उसमें से 5 यूनिट नॉर्मली लॉस्ट हो गए। नॉर्मली लॉस्ट क्या, नॉर्मल लॉस्ट एक्चुअली में होता क्या है, नॉर्मल लॉस एक्चुअली में होता क्या है, नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि एक काइंड ऑफ नेचर ऑफ गुड्स है, नेचर है कमोडिटी की कि भाई इतना प्रोसेसिंग करेंगे तो इतना तो नुकसान हो ही जाएगा, है ना, इतना प्रोसेसिंग करेंगे तो इतना तो नुकसान वाजिब है, हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है ना, गलत नहीं, आप कह सकते हो कि ये एक्चुअली में नेचर है, नेचुरल है चीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस जो होता है एक्चुअली में वो होता है नेग्लिजेंस की वजह से, है ना, नेग्लिजेंस की वजह से, एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से, जो एक्चुअली में एक्सपेक्टेड नहीं था। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड होता है, एबनॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड नहीं होता। ठीक है जी, एबनॉर्मल लॉस आपकी गलतियों की वजह से हुआ है, आपकी कमियों की वजह से हुआ है। नॉर्मल लॉस जो है वो क्या है, काइंड ऑफ नेचर है, वहां पर आप कैसे अनअवॉइडेबल आप कह सकते हो वो चीजें, नॉर्मल लॉस जो है वो अनअवॉइडेबल है। ठीक है, उसको आप बचा नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, पर बचा नहीं सकते, वो चीज की नेचर ही ऐसी है, उसका नुकसान होगा ही होगा। ठीक, अब देखिए जो नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है, इसमें यार एक बात तो पक्की है, चाहे नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है चाहे नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है, मटेरियल तो जा ही रहा है, मटेरियल तो जा ही रहा है, तो इसका मतलब है एक चीज तो पक्की है, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, और
अगर आप एबनॉर्मल लॉस की वजह से बात करो, एबनॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल लॉस कोई भी होता है, आपको याद होगा यार, प्लस 1 से लेकर अभी तक आप लोग करते आए हो, जहां पर भी लॉस होता है वहां पर पी एंड एल डेबिट हो जाता था, वहां पे पी एंड एल डेबिट हो जाता था। यहां पे क्या है, नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे कोस्टिंग पी एंड एल डेबिट हो जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल की क्या एंट्री हो गई, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल की क्या एंट्री हो गई, कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मटेरियल जा रहा है तो रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर क्रेडिट ही होगा। ठीक, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस मैंने आपको क्या बोला, नॉर्मल लॉस एक्चुअली में वो लॉस्ट यूनिट्स हैं जिनका जो बोझ है वो गुड यूनिट के ऊपर पड़ जाएगा, जिनकी कोस्ट का बोझ जो है वो गुड यूनिट्स के ऊपर डल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे गुड यूनिट्स में, तो ये किसमें चला गया, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इसलिए क्या है, ये फैक्ट्री कोस्ट का पार्ट मान लिया जाता है, तो इसलिए क्या होता है, गुड यूनिट्स में एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, तो इसलिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारा, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, तो कुल मिला के हमारी 7 एंट्री हो गई। ठीक है, पहली भी आपको सिंपल परचेज की क्या थी, रॉ मटेरियल आया है। अब देखिए ये चीजें साथ में, वो जो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, वो दिमाग में रखना है, नंबर 1। नंबर दो जो मैंने एक चीज बताई, अगर आप कोई चीज ट्रांसैक्शन है, जैसे हमने बोला कि रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, तो यार रॉ मटेरियल आ ही रहा है ना, स्टोर में रॉ मटेरियल आ ही रहा है, तो जो चीज आ रही है वो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन अकाउंटिंग रूल, याद है ना। तो रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर डेबिट ही होने वाला है, और क्रेडिट क्या होने वाला है, जिस अकाउंट में जा रहा है, जिस अकाउंट्स में जा रहा है। अब कौन से अकाउंट में जा रहा है वो, अब रॉ मटेरियल अगर हमने परचेज किया उसके लिए तो एंट्री क्या होती है, टू कैश होगा ना, अकाउंट में जा नहीं रहा, वो आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, तो रॉ मटेरियल डेबिट कर दिया हमने, जाएगा क्या, कैश पर। यहाँ पे तो पोस्ट नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो क्या हो जाएगा, जीएलए हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर टू जीएलए, ये किस चीज़ की हो गई, परचेज की हो गई। रिटर्न की इसकी रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद मटेरियल इशू करने की, मटेरियल इशू मैंने आपको बताया 4 पर्पस के लिए हम इशू करते हैं, एक प्रोडक्शन के लिए, एक फैक्ट्री में रिपेयर वगैरह के लिए, एक एडमिन के लिए, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक अगर हम बात करें, अगर मटेरियल इशू किया है प्रोडक्शन के लिए, तो वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा, WIP में, तो WIP डेबिट हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एक ही सीक्वेंस में 4 एंट्री लिख सकते हो अपनी नोटबुक पे आप, जिससे क्या है, आपको पेपर के समय में रिवाइज करने में और ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा शॉर्ट करके समझोगे, जितना ज़्यादा शॉर्ट करके रिवाइज करके अपने दिमाग में चलोगे, उतना ज़्यादा आपको पेपर के समय में या पेपर के लास्ट महीने में, दिनों में आपको रिवाइज करने में मुश्किल होगी और आसानी होगी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप लिखोगे, अब मेरी कभी भी कोशिश नहीं होती कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाने में मेहनत करवाई जाए। हाँ, मेहनत किस चीज़ में करवाई जाए, प्रैक्टिस में, सम्स के प्रैक्टिस में करवाई जाए, रादर देन कि दूसरी चीज़ों में कॉपियाँ भरवाने से अच्छा ये होता है कि मैं 500-500 पेज 400-400 पेज भरवा दूँ। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि 4-5 बार रिवाइज करवा दूँ। ठीक है ना, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ और ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है ना, तो चारों एंट्रियां एक ही रो में लिखेंगे। उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल इशू फॉर प्रोडक्शन, WIP टू रॉ मटेरियल इशू फॉर रिपेयर फैक्ट्री, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इशू फॉर एडमिन टू एडमिन ओवर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इशू फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, ये तो सभी एंट्रीज हो गई, कौन सी वाली, ये सभी एंट्रीज हो गई एक ही रो में मटेरियल इशू करने वाली। ठीक है, मटेरियल इशू करने वाली। अब आते हैं लॉस
नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस चार्ज टू प्रोडक्शन ओवरहेड, एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू कॉस्टिंग P&L। तो एंट्री क्या हो गई, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर, और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग P&L टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है जी। ये और एक लास्ट एंट्री रहेगी किस चीज़ की, मटेरियल जो रिटर्न है प्रोडक्शन से किसके लिए, स्टोर की तरफ, मतलब रॉ मटेरियल वापस रिटर्न आ गया है फैक्ट्री से। तो उस केस में क्या होगा, रॉ मटेरियल आ गया है तो डेबिट हो गया, टू WIP क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई रॉ मटेरियल के रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं वेजेस के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब वेजेस के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होने वाली हैं। अब देखिए वेजेस का भी सेम मटेरियल वाला ही सीक्वेंस होने वाला है, सारा बिल्कुल सेम। ठीक है, सबसे पहले वेजेस पेड या एक्रूड, वेजेस पेड या एक्रूड। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अब आपको पता है नॉर्मली आप फाइनेंशियल में बुक्स में क्या पढ़ते हो, वेजेस टू कैश, वेजेस टू कैश। ठीक है ना। अब इसमें वेजेस टू कैश की वजह जगह पे क्या हो जाएगा, ठीक है, वेजेस टू कैश की जगह पे क्या हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू GLA। ठीक है, पहली एंट्री ये हो जाएगी वेजेस टू GLA। उसके बाद वेजेस, यहां पर वेजेस जो है किस तरीके से, डायरेक्ट वेजेस हो सकती है, इनडायरेक्ट वेजेस हो सकती है, मतलब लेबर, लेबर जो है वो पहले तो यहां पर एक्चुअली में वेजेस, एक्चुअली में आप लोग क्या समझते हो, वेजेस का मतलब डायरेक्ट लेबर समझते हो, है ना। आप वेजेस का मतलब क्या समझते हो, डायरेक्ट लेबर। पर यहाँ पर वेजेस में सभी वेजेस है, जैसे आपने देखा होगा वेजेस इशू फॉर लिखा होता है, डायरेक्ट लेबर या लेबर इशू फॉर यूज्ड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा होता है। आपको जनरल एंट्री जब अपने फाउंडेशन में भी करी होंगी, ठीक है, +1 वगैरह में भी की होंगी, तो उसमें देखा होगा आप लोग करते थे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। ठीक है ना, क्योंकि वो एक्चुअली में वो वेजेस किस लिए यूज हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि टू कैश लिख देते थे। ठीक है ना, टू कैश लिख देते थे अगर वेजेस यूज हुआ है। यहाँ पर ये जो वेजेस है ओवरऑल वेजेस है, मतलब लेबर, ओवरऑल लेबर की बात कर रहे हैं। अब जो लेबर पे की बात कर रहे हैं या क्रू की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या एंट्री डाली हमने, वेजेस कंट्रोल टू GLA। ठीक है जी, वेजेस कंट्रोल टू GLA। ठीक है, टू कैश तो आएगा नहीं, टू GLA आएगा। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस जैसे डायरेक्ट मटेरियल का था वैसे ही यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस की क्या एंट्री होगी, वेजेस तो जा ही रही है ट्रांसफर, है ना, कौन से अकाउंट में, जिस भी अकाउंट में हो रहा है, तो टू वेजेस कंट्रोल लेजर हो जाएगा। और डेबिट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस है तो वो प्रोडक्शन के लिए है, तो क्या हो जाएगा WIP। ठीक है जी, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस है तो क्या हो जाएगा, WIP डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्ट वेजेस है तो WIP डेबिट हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट वेजेस के केस में। और इनडायरेक्ट वेजेस है, मतलब इनडायरेक्ट लेबर, मतलब फैक्ट्री लेबर है, फैक्ट्री लेबर है तो वो कहाँ पे हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया जी। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर में फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल लेजर टू वेजेस कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, ये डायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया। ठीक है, उसके बाद वही अगर एडमिन के लिए इशू की है, ठीक है जी, एडमिन के लिए इशू की है तो क्या हो जाएगा, एडमिन कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट, एडमिन कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल, एडमिन कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी, टू वेजेस कंट्रोल हो जाएगा। और अगर सेलिंग है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गई वही मटेरियल इशू की जगह पे वेजेस इशू वाली एंट्रीज हो गई, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एडमिन, सेलिंग, चारों एंट्रियां वही सेम ही है, एक ही सीक्वेंस में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 4 यहां पर, ठीक है, ये वेजेस रिटर्न टू सप्लायर, ये मटेरियल वाली आ चुकी है, सॉरी इसको क्रॉस कर दीजिए, है ना, ये कुछ नहीं है, फाइन, सॉरी फॉर दैट। अब उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आती है नॉर्मल लॉस, या यहाँ पर होगा नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है जी, नॉर्मल आइडल टाइम और
एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? अब देखिए, हमें पता होता है कि एक वर्कर दिन में 8 घंटे अगर काम करता है, 8 घंटे का टाइम अलाउड करते हैं, तो वो 8 घंटे काम थोड़ी ना करेगा, उसमें से कुछ आधा घंटा 1 घंटा नुकसान, मतलब जिसके लिए हम पे करेंगे बट वो हमें आउटपुट नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या है? जो हमने एक्चुअली में सोचा था कि भाई बंदे को 8 घंटे का टाइम दिन में है, 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए खाने को, है ना, चाय पीने को और वगैरह, बीच में ब्रेक छोटे मोटे लेने के लिए, तो वो 1 घंटे तकरीबन तकरीबन वेस्ट कर देगा। ठीक है, अब उसने 6.5 घंटे की आउटपुट दी, 6 hours 30 minute की। ठीक है, तो 30 मिनट जो वेस्ट हुए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम। कि जितना हमने एक्सपेक्टेड टाइम सोचा था, एक्सपेक्टेड टाइम लिया था, उससे ज़्यादा उसने टाइम लॉस्ट किया है, दैट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम। जैसे नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल था वो गुड यूनिट में एब्जॉर्ब हो जाता था, ऐसे ही जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें इसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, फैक्ट्री ओवरहेड है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नॉर्मल आइडल टाइम की क्या एंट्री हो जाएगी? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल लेजर। ठीक है, और एबनॉर्मल आइडल टाइम की क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल आइडल टाइम की वो हमारी हो जाएगी कॉस्टिंग पी एंड टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है जी, टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है जी, ये सभी एंट्री हो गई सीक्वेंस वाइज। पहले वेजेस पेड या क्रू की, वेजेस कंट्रोल टू टीएलए, फिर डायरेक्ट वेजेस इशू की, डायरेक्ट वेजेस की क्या हो जाएगी? डब्ल्यूआईपी टू वेजेस कंट्रोल। इनडायरेक्ट की प्रोडक्शन ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल। एडमिन एंड सेलिंग की एडमिन ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल। सेलिंग की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू वेजेस कंट्रोल। उसके बाद नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम की क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल। और एबनॉर्मल की कॉस्टिंग बिंडल टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है जी, ये हमारी सभी एंट्रीज हो गई वेजेस कंट्रोल की। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट देखा जाए, जो मेन दो एंट्रीज, अब इसमें आपको इन दोनों में मोस्टली कई बार क्या होता है 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन लिया जाता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको एक फ्लो बनना शुरू हो गया होगा, जो एंट्री समझ आ रही है। चलिए, अब आपको वन बाय वन लेके चलता हूं। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड रिलेटेड एंट्रीज के ऊपर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी, अब देखिए यहां पर ये एंट्री स्पेसिफिकली करने से पहले, फैक्ट्री ओवरहेड में आपको पता है प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में अभी तक देखा जाए कौन कौन सी एंट्रीज जा चुकी हैं। एक एक जो इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया वो जा चुकी है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जा चुकी है। दूसरी एंट्री किस चीज की? नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल की जा चुकी है। ठीक है, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल की जा चुकी है। तीसरी एंट्री जो वेजेस है, वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो जा चुका है प्रोडक्शन कंट्रोल में। और चौथा नॉर्मल आइडल टाइम की। ठीक है जी, अगर आप प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनाते हो तो जो 4 एंट्रियां पहले ही, है ना, जहाँ यहाँ पे जा चुकी हैं। उसके बाद क्या होता है? चलिए, सबसे पहले अब फैक्ट्री ओवरहेड जो स्पेसिफिकली इनकर हुए हैं, अब फैक्ट्री बताने की जरूरत नहीं है कौन से होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड इनकर या पेड की क्या एंट्री होगी? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट, है ना, एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल है, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो टू क्या होगा? वैसे क्या होना चाहिए? कैश। यहाँ पे मैंने आपको बताया कैश, डेटर, क्रेडिटर, बिल पेबल वगैरह की जगह पे, इन फाइनेंशियल टर्म्स की जगह पे क्या आ जाएगा? वर्ड जीएलए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू जीएलए, है ना, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ठीक है जी, ये आपकी हो गई फर्स्ट एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड और पेड की। अब अगली एंट्री आती है फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड की। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड बोल सकते हो या रिकवर्ड बोल सकते हो, एक ही बात है ना। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड। अब मैंने आपको बोला था मटेरियल डायरेक्ट वाले कहाँ पे जाएंगे? डब्ल्यूआईपी में।
वेजेस डायरेक्ट वाले कहाँ पे जाएंगे, WIP में। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा WIP में, ठीक है ना। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड जो आएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा WIP में। तो उसकी एंट्री क्या हो गई हमारी, WIP कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू टू फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है जी। तो ये आ गया WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल लेजर, ठीक है जी। क्यों गया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक प्रॉपर काइंड ऑफ कोस्ट शीट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है, बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हम लोग वहाँ पर लेजर में क्या होता था, अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर करते थे नॉर्मली, तो यहाँ पर भी वही बैलेंस ट्रांसफर ही हो रहा है, एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, ठीक है। क्योंकि आपको बताइए जो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं होता। पर अब मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कि कौन से अकाउंट के बैलेंस नॉमिनल है, कौन से के नॉमिनल नहीं है, पर्सनल है मतलब, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी होगी फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड या पेड की, उसके लिए क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल लेजर टू GLA। दूसरी फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड की, उसका क्या हो जाएगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है जी। चलिए अब अब देखिए थर्ड एंट्री है अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर रिकवरी, और चौथी है ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है जी। अब देखिए हुआ क्या, फैक्ट्री ओवरहेड मान लीजिए इनकर हुए 1 लाख रुपए के, ठीक है। 1 लाख रुपए के इनकर हुए, आपने एब्जॉर्ब्ड कितने किए, 90,000 रुपए के, ठीक है जी। 90,000 रुपए के, 90,000 रुपए के एब्जॉर्ब किए, इसका मतलब है 10,000 रुपए के और एब्जॉर्ब करने चाहिए थे, 10,000 रुपए का 10,000 रुपए के और एब्जॉर्व करने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इसलिए वो क्या होगा, कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कोस्टिंग P&L में हो जाएगा, कोस्टिंग P&L अकाउंट में हो जाएगा। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस के लिए कोस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है जी। ये कौन से के लिए है, अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है जी। लॉस है तो लॉस आपको पता है कोई भी जो है वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाता है, वो क्या है, कोस्टिंग P&L में। तो इसलिए एंट्री क्या होगी इसकी, कोस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट, कोस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और ओवर रिकवरी में उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1 लाख इनकम हुए थे, 1,10,000 एब्जॉर्व किए, मतलब ज्यादा एब्जॉर्व किए, तो वो क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी। रिवर्स क्या हो जाएगी, कोस्टिंग P&L काइंड ऑफ हम इनकम क्रिएट कर देंगे, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। ये सभी एंट्रीज हो गई किस चीज की, फैक्ट्री ओवरहेड की, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का अकाउंट की, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में क्या होगी, सबसे पहले इनकर्ड या पेड की, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड या पेड की, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। फिर एब्जॉर्ब या रिकवर की, उसकी क्या है, WIP टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। फिर उसके बाद अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी, अंडर रिकवरी में कोस्टिंग P&L डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, ओवर रिकवरी में कोस्टिंग P&L क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, ठीक है जी। चलिए अब इसी तरीके से नंबर 2 पे आएंगे, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड एंट्रीज। एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड ऑफिस एक्सपेंस रिलेटेड, ठीक है। अब यहां पर भी वही सिंपल तरीके से है, यहां पर भी वही सिंपल तरीके से एंट्री डलेगी। एडमिन ओवरहेड क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सिंपल है। एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, दिमाग में फटाफट वो फ्लो चार्ट लेकर आओ, मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, इन तीनों का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर होता था, WIP में। फिर WIP और एडमिन ओवरहेड का बैलेंस कहां पे जाता था, फिनिश गुड्स में, ठीक है जी। कहां पे जाता था, फिनिश गुड्स में। अब इसका मतलब है जो फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड, सॉरी, एडमिन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हम लिखेंगे, एडमिन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड होंगे, रिकवर्ड होंगे, उसमें एडमिन ओवरहेड कंट्रोल लेजर तो क्रेडिट होगा ही होगा। डेबिट कौन से अकाउंट में, मतलब वो जाएगा एब्जॉर्ब होकर कौन से अकाउंट में जाएगा,
फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर में। तो एंट्री क्या हो गई, फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड। ठीक है जी, ये हो गया जी, फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, अब आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे, मैक्सिमम चीजें जो हैं जहां पर टेक्निकलिटी थोड़ी सी आएगी वो आपकी टेक्निकलिटी को खत्म कर देगी। कौन सी चीज, जो आपके चार्ट, फ्लो चार्ट मैंने आपको शुरुआत में करवाया, ठीक है ना, वही फ्लो चार्ट आपका सारा चैप्टर आसान कर देगा। ठीक, उसके बाद अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी दोनों में वही है जो प्रोडक्शन में है। अंडर रिकवरी में क्या हो जाएगा, आपका कॉस्टिंग P&L डेबिट हो जाएगा टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल लेजर क्रेडिट हो जाएगा। ओवर में क्या हो जाएगा, एडमिन ओवरहेड डेबिट हो जाएगा, कॉस्टिंग P&L क्रेडिट हो जाएगा। लॉजिक वही है जो प्रोडक्शन में था। ठीक है जी, जो प्रोडक्शन में था वही एडमिन में लॉजिक है। उसके बाद नंबर 3 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिलेटेड एंट्रीज। अब इसमें क्या होने वाला है इसमें देखिए सबसे पहले वही सेम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड या पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड या पेड। इसकी क्या एंट्री है जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू GLA, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू GLA। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप फिर दोबारा चार्ट याद करिए, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, इन तीनों का बैलेंस WIP में, WIP और एडमिन का बैलेंस फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में। ठीक है जी, तो इसका मतलब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो आएगा रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड, उसका बैलेंस कहां पे जाने वाला है, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो क्रेडिट होगा क्योंकि उस अकाउंट से जा रहा है बैलेंस, और कौन से अकाउंट में जा रहा है, कहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है जाके, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो डेबिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। तो पूरी कंप्लीट एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट एंट्री हो गई कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट। अब वही है यार, वही रिकवरी, अंडर रिकवर और ओवर रिकवर की, अंडर रिकवरी की कॉस्टिंग P&L टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ओवर रिकवरी की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू कॉस्टिंग P&L। ठीक है जी, अभी तक हमारी मटेरियल रिलेटेड, वेजेस रिलेटेड, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ये फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी रिलेटेड सभी एंट्रीज हमारी A to Z हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब जो एंट्रीज हम लोग करने जा रहे हैं उसमें अब कंक्लूसिव एंट्रीज हैं, आप समझ लीजिए बस। ठीक है, ये एंट्री थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से सोचने वाली हैं। अब एक एक एंट्री पहले पर्टिकुलर थी, अब ओवरऑल सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की क्या एंट्री होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, इन तीनों का जो बैलेंस है, इन तीनों का जो बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, इन तीनों का बैलेंस WIP में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब देखिए WIP में इन तीनों को ऐड करके जो चीज बनती है, हम उसको एक्चुअली में कॉस्ट शीट में क्या बोलते थे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते थे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते थे। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपको, आप कहोगे नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। जब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल लेजर अकाउंट बनाओगे तो उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्या करोगे, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का। तो उसमें आपने जो फैक्ट्री कॉस्ट आई, इन तीनों का जो बैलेंस आया, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, इन तीनों का ऐड किया, है ना, वो हो ही क्या वहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखिए एक्चुअली में जो बैलेंस निकल कर आता है WIP अकाउंट का, वो एक्चुअली में क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो एक्चुअली में कॉस्ट शीट में अगर बात करें
जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन वाले ऐड करने के बाद आती है ना, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले ऐड करने के बाद आती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा भाई यही आप डिफरेंस कह सकते हो कि जो WIP का जो बैलेंस आता है निकल कर आता है, WIP अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसी को ही आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर लिखा हो तो वहाँ पर भी वही मान लीजिएगा, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा हो तब भी वही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है WIP अकाउंट से। ठीक है जी, अब WIP से निकल कर आ रही है तो इसका मतलब है WIP क्रेडिट होने वाला है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो बैलेंस है वो कौन से अकाउंट में जा रहा है, फिनिश गुड्स में जा रहा है, तो डेबिट क्या होगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये किस चीज़ की एंट्री है हमारी, ये है हमारी COP की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगली एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के कहाँ से आया, अब यहाँ पर बनता भी था क्योंकि सीक्वेंस देखो ना, सीक्वेंस किस तरीके से है, पहले है WIP के बाद एडमिन, फिर आपका COGS अकाउंट है ना, COGS या आप कह सकते हो फिनिश गुड्स अकाउंट है ना, उसी से COGS निकल के आना है, फिनिश गुड्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल, है कि नहीं। तो इसका मतलब है सीक्वेंस भी इसी तरीके से है, आप उसको जो एडमिन ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें प्लस ओपनिंग और माइनस क्लोजिंग भी तो होना है, वहां पर तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम ही हो गई, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम ही हो गई। इसलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू है वो कहाँ से निकल कर आएगा, WIP में से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का WIP में से निकल कर आएगा। तो इसके लिए एंट्री क्या हो गई, फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू WIP, फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, नंबर 1। नंबर 2 COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कहाँ से बैलेंस आ रहा है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बैलेंस कहाँ पे जाके मर्ज हुआ, एक्यूमुलेट हुआ फिनिश गुड्स अकाउंट में, उसमें अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड किया, माइनस किया क्लोजिंग फिनिश, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन किया। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका बैलेंस निकल कर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन से अकाउंट में जाएगा, ऑब्वियस है उसका ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में होगा, है ना, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में होगा। अब वो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में जाएगी तो इसलिए जौन से अकाउंट में एक अकाउंट का बैलेंस जिस अकाउंट में जाएगा उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट, कौन से अकाउंट से बैलेंस निकल कर जा रहा है, फिनिश गुड्स से, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल, कंप्लीट एंट्री क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, क्लियर है बिल्कुल, ओके। चलिए, ये हो गया COGS की, पहली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तीसरी कॉस्ट ऑफ सेल की। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ सेल, इसका आप समझ के चलिए, यहां पर स्पेसिफिकेशन नहीं होती बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल की जो एंट्री है वो एक्चुअली में दो तरीके से हो सकती है। एक जो तरीका मैंने लिख रखा है, सेल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि सेल अकाउंट से बैलेंस जा रहा है तो टू कॉस्ट ऑफ सेल होगी, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, टू कॉस्ट ऑफ सेल होगी, ये तो कंफर्म है। अब डेबिट कौन से अकाउंट्स के थ्रू होके जाएगी, ये आप स्पेसिफिकली सम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको पूछा गया है, किस तरीके से कहा गया है। ठीक है, इसमें आप डेबिट सेल भी हो सकती है या GLA भी हो सकता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट भी हो सकता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट भी हो सकता है डेबिट,
ठीक है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट पूछा है तो फिर ये एंट्री होने वाली है। अगर प्रॉफिट पूछा है तो इसके थ्रू होएगी, सेल अकाउंट के थ्रू जाएगा। ठीक है, सेल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी सेल अकाउंट में, फिर सेल से कौन से कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल आप एक्चुअली में 2 से 3 अकाउंट्स के थ्रू डायरेक्टली भी पास कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप लोग कॉस्टिंग P&L अकाउंट के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब ये एक एंट्री ये भी हो सकती है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये क्या होगा, कॉस्टिंग P&L में डेबिट साइड चली जाएगी टू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, मतलब 3 एंट्रियां हो सकती हैं कॉस्ट ऑफ सेल की, सेल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल, या दूसरी एंट्री क्या हो सकती है, कॉस्टिंग P&L टू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। तीसरी एंट्री क्या हो सकती है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है जी, एक कॉस्ट ऑफ सेल की 3 एंट्रीज हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी सेल की, लास्ट एंट्री हमारी किस चीज की, सेल की। सेल की भी आप देखिए, सेल थ्रू किसके है, थ्रू जनरल लेजर के, सेल थ्रू जनरल लेजर के। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू सेल, जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू सेल। इसकी भी आप कह सकते हो 2 तरीके से घूम सकती है एंट्री, है ना, 2 तरीके से हो सकती है, एक जनरल एडजस्टमेंट के और डायरेक्टली कॉस्टिंग P&L के थ्रू। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी सबसे पहले सीक्वेंस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की क्या थी हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फिनिश गुड्स टू WIP, फिनिश गुड्स टू WIP। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्या थी, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर। ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल की, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या हो गया, डेबिट क्या हो सकता है, डेबिट सेल भी हो सकता है, कॉस्टिंग P&L भी हो सकता है, GLA भी हो सकता है। ठीक है जी, लास्ट सेल की, जनरल लेजर टू सेल। ठीक है जी, ये हमारी एंट्रीज हो गई सभी की नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में। अब इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या अकाउंट बनाने को कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कौन कौन से अकाउंट कह सकते हैं। पहले हमने कौन से रिलेटेड एंट्रीज करी, फर्स्ट हमने रिलेटेड करी रॉ मटेरियल रिलेटेड एंट्रीज करी, तो रॉ मटेरियल के रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपको रॉ मटेरियल भी बोल देते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल देते हैं, रॉ मटेरियल भी और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट भी डेबिट नहीं, कंट्रोल अकाउंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पहला अकाउंट क्या हो गया, स्टोर लेजर या रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर अकाउंट। दूसरा वेजेस कंट्रोल लेजर अकाउंट। तीसरा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल लेजर। चौथा चौथा WIP कंट्रोल लेजर। पांचवा पांचवा आपका एडमिन ओवरहेड। छठा फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर। सातवां सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और आठवां कॉस्ट ऑफ सेल, और सबसे मेन GLA। ठीक है जी। अब चलिए इन सभी का मैं आपको नेचर भी बता ही देता हूं, तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि इनका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इनका नहीं आएगा। ठीक है जी। जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल CLA। इसका हमारा नेचर क्या है, रियल है ना, तो इसका ओपनिंग भी बैलेंस होगा, क्लोजिंग भी होगा। दूसरा वेजेस कंट्रोल लेजर, ये आपको पता है ये कौन सा है, नॉमिनल है। ये क्या था, रियल, और ये क्या है, नॉमिनल। इसका बैलेंस नहीं होने वाला, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होने वाला, ये यहीं पर ही सेम पीरियड में क्रिएट ओपन होगा, उसी में ही क्लोज हो जाएगा वहीं पर ही। और तीसरा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल लेजर अकाउंट, ये एक्चुअली में नॉमिनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। ये नॉमिनल कब होगा, जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है, और जब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है तो मतलब क्या हो गया, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है ना, तो इसलिए इसको नॉमिनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है।
और नंबर 4 वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल लेजर, ये आपको पता है इसमें फिनिश गुड्स आने वाला है, तो ये क्या होने वाला है, रियल अकाउंट। इन्वेंट्री है ना, तो ये रियल भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 5 एडमिन ओवरहेड कंट्रोल लेजर अकाउंट, इसका क्या नेचर है, इसका भी वही प्रोडक्शन वाला ही हाल है। अगर ओपनिंग या क्लोजिंग है तो पर्सनल हो जाएगा, अगर ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं है तो वैसे नॉमिनल है। ठीक है, नॉर्मली नॉमिनल है। उसके बाद हमारा क्या होता है, फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर, ये क्या है, ये आपका रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये क्या है, नॉमिनल है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग है तो वैसे आप नॉमिनल बोलोगे नॉर्मली। ठीक है, और उसके बाद हमारा रह गया कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और लास्ट हमारा जीएलए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है जी, ये पर्सनल अकाउंट है। तो इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस, आपको क्या क्या आ सकता है पेपर में, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 सबसे मेन चीज जनरल एंट्री आ सकती है। जनरल एंट्री में अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है जी। नंबर 2 आपको लेजर आ सकता है। लेजर में आपको मोर देन 95% रोल जो होता है वो जनरल एंट्रीज का होता है। ठीक है जी, वो मैंने सारे के सारे अकाउंट आपको बता दिए। जब आपको यह जनरल एंट्री आ गई, अब हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, है ना, तो इंटरमीडिएट में है तो इतना तो हमें आता ही है ना कि लेजर में गलतियां होएंगी नहीं, हो ही नहीं सकती। पोस्टिंग में इतने नालायक तो है नहीं हम लोग। तो नंबर 1 आपको जनरल एंट्री, नंबर 2 लेजर आ सकता है। लेजर में मैंने आपको बता दिए कौन कौन से अकाउंट मैक्सिमम बन सकते हैं। ठीक है, इनकी कहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, कहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, कि इनका इतना तो हमें पता ही है कि जो ओपनिंग बैलेंस एसेट्स होती हैं, एसेट्स कौन कौन से हैं, रॉ मटेरियल है, आपका WIP है, फिनिश गुड्स है, और हाँ ये हमारी क्या है, ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो इन्वेंट्री है, तो एसेट है। इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और उसके बाद जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये मैंने आपको बताया, जब ओवरहेड्स आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब क्या, वो लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना। ऐसे ही एडमिन में हो जाएगा, ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा। ठीक है जी, तो GLA है, GLA का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा। ठीक है, GLA का हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही होगा। ठीक है, अब क्या है, अब इससे एक चीज और आपको पता लग गई। अगर तीसरे नंबर पे क्या पूछ सकते हैं, ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस, इसके थ्रू आप ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हो। लेजर का जो बैलेंस आएगा उसके थ्रू आप ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हो। ठीक है जी, तो कुल मिला के ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, ये हमारे इसमें नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में। चलिए अब आते हैं, ये तो हमारा हुआ पूरा प्रॉपर फुल फ्लेज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसमें हमने A to Z फुल फ्लेज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो जनरल एंट्री, लेजर, सब कुछ बनाना मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको बनाना होता है, रिवाइज आपको करवा दिया सारा। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ अकाउंटिंग में आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर कॉमन बुक्स बनती है, एक सिंगल बुक्स बनती है, एक सिंगल सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन होता, एक इंटीग्रेटेड बुक्स मेंटेन होती है। कहते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इज द सिस्टम इन विच कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स आर केप्ट इन द सेम सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। कॉस्ट और फाइनेंशियल जो है वो सेम सेट में ही बनाई जाती हैं। ठीक है जी, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग द P&L एंड बैलेंस शीट। कहते ये वही इंफॉर्मेशन ही मेंटेन करता है जो क्या है, नेसेसरी है, रेलिवेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, प्लस बैलेंस शीट बनाने के लिए, जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और नेसेसरी है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब इतना तो पता लग गया कि इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, इतना तो हमें पता लग गया।
ठीक है, कि भाई यहाँ पर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं की जाती, यहाँ पर सिंगल एक बुक बनाई जाती है जिसमें कोस्ट प्लस फाइनेंशियल दोनों का, ठीक है जी, मिक्सचर होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या इसके कुछ एडवांटेजेस क्या है जी? एडवांटेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं। कहते हैं यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है, एक अच्छी बात इंटीग्रेटेड सिस्टम की क्या है, यहाँ पर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कैसे? अब देखिए, जब आप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से बुक्स बनाते हो तो सेपरेट बुक्स बनाते हो, कोस्ट वाली फाइनेंशियल वाली। तो कोस्ट के प्रिंसिपल्स कुछ और हैं, फाइनेंशियल के प्रिंसिपल कुछ और हैं, है ना। तो इसलिए कोस्ट का प्रॉफिट जो है वो अलग आता है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट वो अलग आता है। इसलिए आपको मजबूरन फिर एक अकाउंट बनाना, एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, या फिर एक अकाउंट मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जानना होता है। जो बनाने का कारण क्या होता है? बनाने का कारण होता है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्यों कोस्ट और फाइनेंशियल बुक्स का आंसर प्रॉफिट जो है वो मैच क्यों नहीं कर रहा। एक रिकंसिलिएशन बनाते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि भाई कोस्ट का और फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्यों मिसमैच कर रहा है ना, क्यों दोनों का प्रॉफिट जो है वो मिसमैच कर रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर बनाने की जरूरत ही नहीं है रिकंसिलिएशन करने की, एक ही तो बुक है ना, तो एक ही प्रॉफिट होगा, एक ही प्रॉफिट है तो रिकंसिलिएशन करेंगे किसके साथ? तो सबसे बड़ा एक काम निपटारा हो गया, जान छूट गई। वो क्या छूट गई जान? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही है नहीं। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, कम मेहनत लगती है जी। बिल्कुल कम लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? जब आपके, एक चीज समझिए ना, यहाँ पर अलग आपको मेथड ऑफ अकाउंट दो दो बनानी नहीं, एक किताब बनानी है, तो ऑब्वियस है कि आपका मेहनत थोड़ा सा कम हो गया, है ना। मेहनत आपकी कम हो, आधी हो गई। ठीक है, जिससे क्या होगा? एफर्ट्स लेस हो गई। नंबर 3, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। बिल्कुल लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। वहां पर दोनों में अलग अलग, ठीक है जी, प्रिंसिपल रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, एफर्ट्स भी ज़्यादा लगती थी और टाइम भी ज़्यादा लगता था। यहाँ पे एफर्ट्स भी कम लगेंगी और समय भी कम लगेगा। इकोनॉमिकल प्रोसेस है, बिल्कुल सस्ता है जी। कैसे सस्ता है? यहाँ पर एक ही बंदे के साथ काम चल जाएगा। वहाँ पर पहले कोस्ट वाला अलग बंदा रखना पड़ता था, और अलग स्टेशनरी वगैरह का खर्चा होता होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का खर्चा होता होगा। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ सिंगल बनेगी तो खर्चा भी एक होगा, डबल खर्चा नहीं होगा। नो डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग। अब आप देखो ना, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन जो हैं वो फाइनेंशियल में भी काफ़ी क्या, ऑलमोस्ट सारी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल में भी डलती हैं, उधर कोस्ट में भी डलती हैं, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन होती है। और नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलुकिंग एनी एक्सपेंसेस अंडर दिस सिस्टम। ठीक है ना, किसी भी, मतलब सभी एंट्रीज प्रॉपरली मेंटेन की जाएंगी और कोई भी ओवरलुक नहीं होगी एंट्री। ठीक है जी। ये एडवांटेजेस होते हैं हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के। ठीक है जी, इंटीग्रेटेड सिस्टम के हमारे ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब चलिए आपको समझा देते हैं कि इंटीग्रेटेड में एंट्रीज किस तरीके से पास की जाती है। यहाँ पर देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा चार्ट वगैरह यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में ही आपका काम चला दिया है, आसान। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको मटेरियल रिलेटेड एंट्रीज पे लेकर चलता हूँ। ठीक है जी, मटेरियल रिलेटेड एंट्रीज पे। अब इसमें उससे पहले, एंट्रीज करने से पहले एक चीज़ को समझिए। जो इंटीग्रेटेड आपको अगर समझ आ गया है, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर आपका चैप्टर इंटीग्रेटेड भी हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर अंदर, विद इन 2 मिनट आपका ये भी हो जाएगा। वो कैसे? अब देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि जहां जहां पे नॉन इंटीग्रेटेड में बोला, जहां जहां पे फाइनेंशियल टर्म्स आते थे, जहां जहां पे फाइनेंशियल टर्म्स आते थे, डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, वहां वहां पे आप नॉन वो लगा दीजिए, जीएलए लगा दीजिए। वहां वहां पे आप जीएलए लगा दीजिए। इंटीग्रेटेड में मैं आपको बोल रहा हूं, जहां जहां पर फाइनेंशियल टर्म है वो वही लगेंगे। जैसे नॉर्मली आप लोग सोचते हो कि रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री क्या होती है, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, इधर नहीं बात कर रहा। परचेज टू कैश, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड में या नॉन इंटीग्रेटेड में एक चीज तो होगी। ठीक है, जैसे अपने अभी आपने, चलो आपको कंफ्यूज नहीं करते, आसान कर देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, नॉन इंटीग्रेटेड में आपने क्या एंट्री डाली? रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर,
टू जीएलए। जीएलए क्यों डाला? क्योंकि अलग बन रही थी, कोस्ट वाली बुक्स बना रहे थे आप लोग काइंड ऑफ। अब यहाँ पर एक बुक्स बन रही हैं जीएलए का, तो है ना, यहाँ पर एक्चुअली में फाइनेंशियल टर्म हम यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड बुक्स बन रही हैं तो कोस्ट रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर टू क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। जहां जहां पे कैश, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी ये वर्ड इस्तेमाल होते थे, टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स इस्तेमाल होते थे, उनकी जगह पे वापस से वही चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल परचेज की क्या एंट्री होगी, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश है तो उधार है तो क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न में इसमें रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की होगी, ये रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल की हो गई। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3, डायरेक्ट मटेरियल इशू की वही एंट्री। इशू की क्या एंट्री होती थी, डायरेक्ट मटेरियल इशू की WIP टू रॉ मटेरियल, यहां पर भी वही है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल की क्या एंट्री होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए गया तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है जी। अब एडमिन या सेलिंग के लिए गया है मटेरियल तो क्या हो जाएगा, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है जी। उसके बाद क्या था, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल या एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, है ना, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल या एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल में क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल लॉस होता है वो कहाँ पे चला जाता था, नॉर्मल लॉस चला जाता था हमारे कहाँ पर, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में, तो उसके लिए एंट्री हो गई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल। और एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे चला जाता है, कोस्टिंग P&L में, तो यहाँ पे तो कोस्टिंग तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, P&L है। दूसरा चेंज ये है, कोस्टिंग P&L की जगह पे P&L हो जाएगा, बस कोस्टिंग हट जाएगा, उठा दो साइड पे, चल भाई हट जाए बाहर, है ना, तो क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, P&L अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, समझ गए जी। मटेरियल के रिलेटेड सारी एंट्री होगी, मटेरियल परचेज की रॉ मटेरियल टू कैश या क्रेडिटर, रिटर्न की क्रेडिटर टू रॉ मटेरियल। ठीक है जी। उसके बाद मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, WIP टू रॉ मटेरियल, मटेरियल इशू टू इंटेक, मटेरियल इशू टू फैक्ट्री या मटेरियल इशू फॉर रिपेयर, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है। उसके बाद हमारा सेलिंग वगैरह के लिए, एडमिन वगैरह के लिए, तो एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड टू रॉ मटेरियल, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू रॉ मटेरियल, अब नॉर्मल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर। ठीक है जी, सिंपल। चलिए, ये हो गया मटेरियल रिलेटेड एंट्रीज। दूसरी वेजेस रिलेटेड एंट्री, यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल है। वेजेस पेड की क्या, क्रू की क्या एंट्री होती थी, वेजेस अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, वहां पर क्या होता था, GLA, यहाँ पे GLA की जगह पे क्या आ जाएगा, कैश, है ना, कैश या आउटस्टैंडिंग वेजेस, या आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा अगर आउटस्टैंडिंग है तो, है ना। उसके बाद ये फर्स्ट हो गई, सॉरी ये फर्स्ट हो गई। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस की क्या होती थी, डायरेक्ट वेजेस की हमारी एंट्री होती थी WIP टू वेजेस कंट्रोल। इनडायरेक्ट वेजेस की क्या होती थी, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल। और वही एडमिन सेलिंग की, एडमिन सेलिंग टू वेजेस कंट्रोल। नॉर्मल आइडल टाइम की क्या होती थी, नॉर्मल आइडल टाइम की, नॉर्मल आइडल टाइम की हमारी हो जाती थी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू एडमिन ओवरहेड, सॉरी वेजेस कंट्रोल। ठीक है। और एबनॉर्मल आइडल टाइम की क्या होगी, कोस्टिंग P&L की जगह पे P&L हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है जी। नॉर्मल आइडल टाइम, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल, और एबनॉर्मल आइडल टाइम की P&L टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है जी। अब आपको एक चीज तो दिख ही रही होगी, जहां जहां पे GLA था वो GLA चला गया अपने घर वापस, वो किसी पर्पस से आया था। पर्पस क्या था, जो डबल एंट्री सिस्टम
पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए एक स्पेशल बंदे को लाया गया जिसका नाम क्या था, जीएलए। ठीक है जी। अब इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे तो फाइनेंशियल ऑलरेडी है, तो उस बंदे की काम क्या है, उस बंदे की जरूरत क्या है, जीएलए की जरूरत ही नहीं है, वो तो किसी स्पेशल उद्देश्य से बुलाया था, पर्पज से बुलाया था, उद्देश्य पूरा हो गया, कहते ठीक है यार जा भाई अपने घर जा, तू तेरी लोड है नहीं यहाँ पे, है ना, तेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तेरा काम निकल चुका है। तो तीसरा है फैक्ट्री ओवरहेड रिलेटेड एंट्रीज। फैक्ट्री ओवरहेड रिलेटेड क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड या पेड, उसकी क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश हो जाएगा यहाँ पर, वहाँ पे जीएलए था, यहाँ पे कैश हो जाएगा। एब्जॉर्ब की क्या होती है, डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर भी वही है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है। तीसरी एंट्री वही अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब की जो वहाँ पर थी यहाँ पर ही है, बस कोस्टिंग हट जाएगा, है ना, अंडर और ओवर दोनों में, तो वहाँ पर क्या हो गया, पी एंड एल टू फैक्ट्री ओवरहेड, ओवर उसकी ओवर रिकवरी की क्या हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड टू कोस्टिंग, पी एंड एल, सॉरी कोस्टिंग हटा दो यहाँ पे, ये रह गया, ठीक है जी, पी एंड एल क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स इट। ऐसे ही एडमिन ओवरहेड रिलेटेड है, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एडमिन ओवरहेड इनकर्ड या पेड, एडमिन ओवरहेड टू कैश, और एब्जॉर्ब की क्या हो जाएगी, फिनिश गुड्स टू एडमिन ओवरहेड, ठीक है। और अंडर ओवर में तो पता ही है आप लोगों को, अंडर में क्या है, पी एंड एल टू एडमिन ओवरहेड, ओवरहेड में क्या हो जाएगा, ओवर रिकवरी में, सॉरी ओवर रिकवरी में एडमिन ओवरहेड टू पी एंड एल, यहाँ पे फिर कुछ रह गया, ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज है, कुछ थोड़ी बहुत ही माइनर मिस्टेक तो रह ही जाती हैं। फाइन। ये कुल मिला के अभी तक क्या महसूस किया आपने, सर महसूस हमने ये किया कि इन नॉन इंटीग्रेटेड में जीएलए होता था, जीएलए यहाँ पे उठा के बाहर फेंक दिया, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ पे कोस्टिंग पी होता था, कोस्टिंग में उठा के बाहर फेंक दिया, पी एंड एल रह गया कला, पी एंड एल रह गया कला, ठीक है जी, बस। और तीसरी चीज सर इतनी है, जहां जहां पे जो जीएलए उठा के बाहर फेंका है, उसकी जगह पे जो टर्म आने चाहिए थे वही आए हैं। जीएलए उठा के बाहर फेंका है, जो जीएलए की जगह खाली हो गई, अब जीएलए की जगह भरेगी कैसे, भरेगी कैसे, कैश से, क्रेडिटर से, और आउटस्टैंडिंग वगैरह से, जो भी नाम होगा, है ना। तो मतलब क्या है, रॉ मटेरियल परचेज की क्या एंट्री थी यहाँ पर, अब इंटीग्रेटेड में रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर टू कैश या क्रेडिटर, रिटर्न की इसकी रिवर्स हो जाएगी, और एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल की क्या हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल लेजर, ठीक है। वेजेस पेड, वेजेस टू कैश, वेजेस कंट्रोल लेजर टू कैश, कंट्रोल वही लगेगा। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर क्या कंट्रोल लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी, यहाँ पर भी कंट्रोल लेजर लगेगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल आइडल टाइम की, नॉर्मल आइडल टाइम की प्रोडक्शन ओवरहेड टू वेजेस होती है, अब नॉर्मल की क्या है, पी एंड एल टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है जी। ये हमारी सारी हो गई, मटीरियल, वेजेस, प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेलिंग ओवरहेड रिलेटेड सेम वही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी, या बैंक। उसके बाद रिकवर्ड की क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल टू, क्या होती है हमारी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अंडर रिकवरी की पी एंड एल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ओवर रिकवरी की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू पी एंड एल, ठीक है जी। अब चलिए जो लास्ट एंट्रीज हमारी होती हैं, है ना, जो लास्ट एंट्रीज हमारी होती हैं उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, लास्ट हमारी कौन सी है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, आपको पता ही है क्या एंट्री होती है, फिनिश गुड्स टू डब्ल्यूआईपी, ठीक है जी, सेम ही है यहाँ पर भी, कोई चेंज नहीं है। दूसरी सीओजीएस की, कहाँ पे जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश गुड्स, ठीक है जी, ये भी सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल की सेल टू कॉस्ट ऑफ सेल, या फिर जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखी है तीन, वही आप कर सकते हो, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल की वही बना सकते हो, ठीक है। सेल की ये एंट्री डालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, सेल की ये एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के सेल पी एंड एल में चला जाएगा, सेल पी एंड एल में चली जाएगी, ठीक है जी। तो कुल मिला के
कुल मिला के ये सारी एंट्रीज हमारी होती जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी नॉन इंटीग्रेटेड प्लस इंटीग्रेटेड दोनों, इंटीग्रेटेड प्लस नॉन इंटीग्रेटेड दोनों बुक्स की आपने सभी एंट्रीज पूछ ली। अब आपको क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, पेपर में आपको क्वेश्चन जनरल एंट्री पूछी जा सकती है, नंबर 1 जनरल एंट्री नंबर 1 पूछी जा सकती है ना। नंबर 2 आपको लेजर पूछा जा सकता है। नंबर 3 लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कुल मिला के ये इस तरीके से आपको पेपर आ सकता है। इस तरीके से आपको इससे बाहर कोई भी चीज़ें हार्डली अगर रह गई होंगी तो 1-2 पॉइंट रह गया होगा, अदरवाइज मैक्सिमम मैंने सारी कवरेज कर दी है इस सिंगल लेक्चर में, ठीक है बच्चों। ये हमारा कंप्लीट हुआ इंटीग्रेटेड प्लस नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पूरा।